इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट। क्लियर? फर्स्ट टाइम एक जनरल क्वेश्चन में आप लोगों से ओपिनियन रखना चाहता हूं, थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि वास्तव में है क्या। व्हाट इज पॉलिटिक्स? राजनीति क्या है? सर्वोच्च विधि है। अगर एक मिनट, अगर पॉलिटिक्स राजनीति एक सर्वोच्च विधि है तो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ। So what is the politics? Government. The three organs of the government. First, legislative. Second, executive, and third, judiciary. Okay. The work of legislative is equal to law formation. Executive is the application of law, implement of the law. And third, examine of the law. Okay, Nitin? But politics and government are constitution. What is politics? राजनीति क्या है? नहीं, एक मिनट, नितिन कहते नहीं हो, किसी से कोई बात होती है तो कहते हो तुम बहुत राजनीति कर रहे हो, तो बिना मतलब समझे तुम राजनीति कर रहे हो। उस राजनीति का मतलब क्या है? हाँ, पॉलिटिक्स कहते हैं, ये राजनीति है। अगर ये चीज थी तो जिस दोस्त को कहते हो कि तुम राजनीति कर रहे हो वो ऐसा काम करता है कि जिसके कारण तुम कह रहे हो कि राजनीति है। देखिए, राजनीति को अगर हम देखें, पॉलिटिक्स इज द टू पार्ट। पॉलिटिक्स इज द टू पार्ट। एक निगेटिव एस्पेक्ट एंड सेकंड पॉजिटिव एस्पेक्ट। निगेटिव एस्पेक्ट क्या है? झूठ बोलना, जुलूस निकालना, मूवमेंट, आंदोलन। अब तब आपके पेरेंट्स, आपके टीचर कहते हैं कि बेटा राजनीति से दूर रहना, कहते हैं कि नहीं? क्योंकि हम राजनीति को देख रहे हैं, उस तरीके से देख रहे हैं कि राजनीति यही है। बट कोई भी पेरेंट्स, कोई भी टीचर तुमको यह मना करता है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन मत जानो। एंड व्हाट इज द गवर्नमेंट फॉर्मेशन, व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द लिबर्टी, इसके बारे में मना किया जाता है कि आप मत जानो। तो यह राजनीति, इसलिए इस राजनीति को पॉलिटिक्स कहा जाता है। इसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं, लेकिन इसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। ये राजनीति है, नहीं कहते हैं। कोई अगर पॉलिटिशियन है या कोई पर्सन है, वो यह नहीं कहता है कि हम पॉलिटिकल साइंस में जा रहे हैं, वो कहता है कि हम पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। क्लियर? तो अगर हम पॉलिटिक्स में जा रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस में जा रहे हैं तो उस स्थिति में रिजल्ट क्या निकलता है? पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक? और आप जिस ऑब्जेक्ट के लिए यहां पर बैठे हैं, जिस उद्देश्य के लिए बैठे हैं, वह उद्देश्य इस पॉजिटिव ऑब्जेक्ट से पूरा होगा, न कि निगेटिव ऑब्जेक्ट से। ठीक? दूसरी बात कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। अब एक कंसेप्ट ये था, पॉलिटिक्स का मतलब है राजनीति, जिसको हम राजनीति कहेंगे, उसका एक मतलब है कि इस पॉलिटिक्स का जो मीनिंग होगी या उद्देश्य होगा, वह उद्देश्य है सॉल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर? और सर्च ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट, यानी मींस विवादों का समाधान। एंड सेकंड, सामान्य हितों की खोज। क्लियर? सर्च ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट। अब सर्च ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट अगर ये है तो क्या होगा? जस्ट लाइक, अब होता क्या है, ए बी सी एंड डी, चार लोग, हर व्यक्ति, एवरी पर्सन का इंटरेस्ट। ठीक? इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट, ये क्लियर? इंटरेस्ट है,
ABCD। अब इस इंटरेस्ट को लेकर यहां पर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, डिस्प्यूट आएगा। क्लियर, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट, जैसे जस्ट लाइक एक एग्जांपल बताता हूं। क्लास में तुम अपने कमरे में अकेले रहो तो विवाद होगा, जैसे ही रूम पार्टनर आ गया तो क्यों, इंटरेस्ट अलग अलग है, कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक, और अगर कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट हो रहा है तो यहां क्या चीज होगी, क्या चीज होगी, स्वयं क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट है आपके घर में या आपके रूम में, तो क्या होगा, डिस्टरबेंस, यानी मीन्स absence of peace and that is no development of man। ओके, आप अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कहां किया, आपको क्या चाहिए, पीस। पीस के लिए रूल ऑफ लॉ होगा। ठीक, जस्ट लाइक एक हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको, समझिएगा। एक रास्ते पर मैं चल रहा हूं, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है सर। जब तक मुझे मालूम नहीं है कि इस रास्ते पर शैतान है, तब तक हम अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचते हुए चलते हैं कि ये करेंगे, ये करेंगे। क्लियर, लेकिन जैसे ही मालूम चलता है, कोई बताए आगे थोड़ा संभल के जाना, बहुत बड़ा शैतान है, तो क्या शुरू करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत लोग। आपका डेवलपमेंट का उद्देश्य ही क्या हो गया, समझ में आएगी कि नहीं बात। तो व्हाट इज द अचीव योर लाइफ, आप अपने जीवन के उद्देश्य को कहां पूरा कर पा रहे हैं। और जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बट एवरी मैन दैट इज द गेन ऑफ द प्रॉस्परस लाइफ। प्रत्येक मनुष्य केवल जीना ही नहीं चाहता, बल्कि अच्छे ढंग से जीना चाहता है। और जब प्रत्येक मनुष्य अच्छे ढंग से जीना चाहता है, तो यही गुड लाइफ, जो गुड लाइफ है, यही आपको थिंकिंग देती है, सोच देती है। और यही थिंकिंग डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल है। मनुष्य के पास बुद्धि नहीं है, और जब मनुष्य के पास बुद्धि नहीं है तो उसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं। आपके पास विवेक है, आपके पास बुद्धि है, और इस विवेक या बुद्धि को लेकर आप केवल जीना ही नहीं चाहते, बल्कि अच्छे ढंग से जीना चाहते। और इसी उद्देश्य को लेकर हम राजनीतिक या पॉलिटिकल सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, हम राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करते हैं। और इस राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करने के लिए हमने संविधान का निर्माण किया। क्लियर, एंड मीन्स कि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी इज द एनार्किस्ट सोसाइटी, स्टेट इज द एनार्किस्ट स्टेट। क्लियर, यानी अगर समाज जस्ट लाइक एक ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, नितिन कितने भाई बहन हो, 2 भाई बहन। घर में मम्मी पापा ना रहे तो घर की स्थिति कैसी होती है? पानीपत का मैदान हो जाता। क्लियर, और उस पानीपत का मैदान की स्थिति क्या है? क्योंकि एक पॉलिटिकल थिंकर है मैकियावेली, नाम सुना होगा आप लोगों ने। मैकियावेली कहता है कि किसी भी व्यक्ति से अगर अच्छा आचरण कराना है तो उसे डंडे का भय दिखाओ। और इसका एग्जाम्पल मैं तुमको, रेड लाइट पर पुलिस वाला ना हो तो हर व्यक्ति साइकिल वाला भी उसमें घुस जाएगा, बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। और जैसे ही पुलिस वाला खड़ा हो जाए, कितना सभ्य और सुशील ढंग से तुम, क्या उस 5 मिनट में तुम्हारे आचरण में कौन सा कारण है जो तुम्हारे आचरण को परिवर्तित कर दे रहा है? डर है कि नहीं? और जब पुलिस वाला खड़ा, उस रेड लाइट पर पुलिस वाला खड़ा होता है तो सबको अवसर मिलता है। सबको अवसर क्या मिलता है? सबको अवसर मिलता है कि सब लोग अपने अवसर के या अपनी स्थिति के अनुसार
वर्क करें और उस स्थिति के अनुसार कार्य करके अपना डेवलपमेंट करें। क्लियर? तो ये जो स्थिति है, ये सिचुएशन जो है, ये पॉलिटिक्स। इसलिए 15 अगस्त 1947 इंडिया इज ए न्यू स्टेट। इंडिया इज ए न्यू स्टेट। ठीक। अब नाउ the element of state is 4 types of element. First, that is the population. Second, land. Third, government. And fourth, sovereignty. Clear? Population, land and government is equal to society. Society plus sovereignty is equal to state. Clear? And state is a political society and or state is the non-visualization. State is non-visual. How can see the structure of India? कैसे बना? भारत का दक्षिणी सिरा यही है। ये स्ट्रक्चर कैसे बना? कैसे बना शिवम? ये भारत का स्ट्रक्चर इसी तरह से क्यों? ठीक ठीक, आपकी बात मैं मान लिया। प्लेट टेक्टोनिक, आकाश में प्लेट टेक्टोनिक थियरी तो लागू नहीं होगी, तब भी तो स्ट्रक्चर वहां पर भी यही बनेगा। सही शिवम, समझ में क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है 12 नॉटिकल मील एंड 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.848 kilometers, and then coastal area to 22 kilometers in sea. The boundary of India 22. 12 nautical mil, 12 nautical and 1 nautical mil is equal to 1.848 kilometers. It's equal to 22 kilometers near about, है कि नहीं? तो जब 22 किलोमीटर है और यहीं से 20 किलोमीटर पर बॉम्बे हाईवे है, द लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूस पॉइंट, है कि नहीं? तो यह स्ट्रक्चर तो बन रहा है। तो यह स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है? भारत का यह स्ट्रक्चर। तो आप कह सकते हैं कि सर इधर अरबियन सी है, नीचे इंडियन ओशन है एंड थर्ड दैट इज द बे ऑफ बंगाल है, इस कारण। तो ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने यहां बता दिया, लेकिन यह ठीक यही स्ट्रक्चर इंडिया का आकाश में बनेगा, जो इंडियन फ्लाइंग जोन होगा, जिसमें विदाउट परमिशन देयर इज नो एंट्री ऑफ एनी एरोप्लेन। क्लियर? तो ये स्थिति कहां से आ रही है? इसका मतलब ये स्ट्रक्चर इसलिए बन रहा है, सुनिएगा, ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया क्योंकि यहां तक ये जो ब्लू लाइन है, द फॉलो ऑफ रूल एंड लॉ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। क्लियर? यहां तक, इस ब्लू लाइन तक भारत सरकार के कानून क्या है, माने जाते हैं, लागू किए जाते हैं। और स्टेट क्या है? नॉन विजुअलाइजेशन है, राज्य हमें दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए इस स्टेट का विजुअलाइजेशन यानी मींस विजुअलाइजेशन ऑफ स्टेट इज इक्वल टू गवर्नमेंट। क्लियर? एंड स्टेट एंड गवर्नमेंट इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, एंड विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन there is no establishment of the political system, and means बिना संविधान के राजनीतिक व्यवस्था नहीं बनेगी। एंड गवर्नमेंट इज इक्वल टू 3 parts: legislative, executive and judiciary, and compile the 3 parts of the government is known as political system, and that the establishment of the political system, and without constitution there is no establishment of the political system। ठीक?
एंड इंडिया 15 अगस्त 1947, India is the new state. So what is the needs of the India? That is the establishment of the political system, and that political system is the needs of the constitution. And means हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता थी. क्लियर. एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, एंड दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज कैबिनेट मिशन 1946. क्लियर. अब कोरिलेट हो गया है कि नहीं? ठीक. कैबिनेट मिशन किसका एस्टेब्लिशमेंट किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इक्वल टू क्या है? संविधान सभा. क्लियर. संविधान सभा. नितिन, व्हाट इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द वर्ल्ड? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नोन एज फिलाडेल्फिया कन्वेंशन. ठीक, कहीं पर लिखते रहिए आप लोग कि विश्व में या विश्व का प्रथम लिखित संविधान, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यूएस, एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द वर्ल्ड. यानी विश्व का प्रथम संविधान, लिखित संविधान अमेरिका का है, एंड अमेरिकी संविधान सभा को फिलाडेल्फिया कन्वेंशन कहा जाता है. ठीक, एनीमीज कॉन्स्टिट्यूएंट. अब यहां पर आपको कंसेप्ट समझना है, एक कंसेप्ट समझना है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि संविधान सभा क्या है. नहीं, अगर आपसे पूछा जाए इस व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक. क्लियर. अब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सुनिएगा थोड़ा सा यहां पर, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई डिसीजन लेती है तो वह डिसीजन किसका माना जाएगा? जनता का. क्लियर. हाँ, किसी भी वो डिसीजन किसका माना जाएगा? पब्लिक का. 10 लाख पर एक. क्लियर. यहां तक समझ में? तो वह डिसीजन अगर पब्लिक का है, तो स्थिति क्या होगी? स्थिति यह होगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिसीजन पब्लिक का डिसीजन होगा. ओके, एंड दैट the starting of the Indian Constitution, we the people of India. अब समझ में आई बात? हम भारत के लोग, इस संविधान का निर्माण किसने किया है? और जिस समय संविधान बनी थी, जिस समय संविधान सभा, उस समय 33 करोड़ पॉपुलेशन थी. 34 करोड़ की पॉपुलेशन थी. तो क्या 34 करोड़ लोगों ने मिलकर संविधान बनाया? उनके रिप्रेजेंटेटिव. जस्ट लाइक एक सपोज दैट, एक एग्जाम्पल देता हूं. मान लो आपके रिलेटिव में कोई फंक्शन पड़ा. ठीक, कोई फंक्शन पड़ा. यहां तक तो समझ में आ रहा है शिवम? और आपके पेरेंट्स जाने के लिए नहीं चले जा पाते हैं, या कुछ सी प्रॉब्लम के कारण नहीं जा पाते, तो आपको भेजा जाता है कि आप जाओ. तो आपकी पोजीशन क्या है वहां? रिप्रेजेंटेटिव. आपकी शैतानी नहीं मानी जाएगी. अब समझ में आ गई बात? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो यानी मींस 10 लाख इज इक्वल टू 1 मेंबर. द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. क्लियर. इसलिए अब यहां पर तो स्टार्टिंग शुरू होती है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थिति क्या है, संविधान सभा की पोजीशन क्या थी. लेकिन अब
दूसरी सिचुएशन है यहां पर थोड़ा सा समझना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, जनता के प्रतिनिधि हैं। क्लियर है कि नहीं? तो जनता के प्रतिनिधि होने के लिए क्या चाहिए? यहां पर इलेक्शन। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि संविधान सभा के गठन को लेकर इलेक्शन हुए, समझ में आ रही कि नहीं हुआ? इलेक्शन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है शिवम? नहीं हुआ। 1952 में हुआ था फर्स्ट। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कैसे उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाए, और इलेक्शन क्यों नहीं कराया गया? ये भी रीजन है। इस संविधान बनाने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का होना जरूरी है, और संविधान सभा के लिए जरूरी है कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन होता ही नहीं है। तो भारत का संविधान जो बनाया गया, भारत के संविधान का जो निर्माण किया गया, जिस संविधान सभा ने किया, उसे हम संविधान सभा कैसे कहें? और अगर इलेक्शन नहीं हुआ, अगर इलेक्शन नहीं होता है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक है कि नहीं? अब इलेक्शन न होने का कई रीजन है। फर्स्ट रीजन जो सबसे बड़ा था कि भारत की स्वतंत्रता किस परिवेश में हुई है? भारत की स्वतंत्रता सांप्रदायिक दंगों के साथ हुई, सेकुलर वायलेंस के साथ हुई है, यानी भारत विभाजन। ठीक? क्या उस सेकुलर वायलेंस में व्हाट इज द पॉसिबल ऑफ द फेयर एंड फाइन इलेक्शन इन इंडिया? पॉलिटिकल रिस्क। दूसरा, अगर इलेक्शन कराना है तो समय लगेगा, पैसे लगे, इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। क्या उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी? इसलिए इसके पहले जो चुनाव हुआ था, जिसमें अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है, उसी के इलेक्टेड मेंबर को क्या कर लिया गया? इसीलिए यहां पर लिखा जा रहा है कि 10 लाख इक्वल टू 1 मेंबर, 10 लाख इक्वल टू 1 मेंबर। अब क्लियर हो गया? इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जिस संविधान सभा का गठन किया गया था, वह उस संविधान सभा के गठन को लेकर कोई डायरेक्ट इलेक्शन भले न हुआ हो, लेकिन जो संविधान सभा के सदस्य थे वह जनता के प्रतिनिधि थे। क्लियर? यानी संविधान सभा के गठन को लेकर भले ही कोई चुनाव ना हुआ हो, फिर भी तो इन सभी स्थितियों को लेकर जिस संविधान सभा का गठन किया जा रहा है, वह संविधान सभा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। ठीक? अब जब संविधान सभा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि थे, तो इस संविधान सभा को जनता ने दायित्व दिया। ठीक? जनता ने दायित्व दिया, और उस दायित्व को यह कहा कि हम आपको भारत में राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के लिए या राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान बनाने का अधिकार। ठीक? इसीलिए मैंने आप लोगों से एक बार पूछा था, याद रखिएगा, सेमिनार वाले दिन, कि इलेक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वोटिंग्स राइट? मतलब है ना कि जो मत देते हैं, उस मत देने का मतलब क्या है? तो जिसको हम मत देते हैं उसको हम यह रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ना, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि तुम मेरे डेवलपमेंट के लिए काम करो। क्लियर? और जब तुम मेरे डेवलपमेंट के लिए काम करोगे, तब मैं तुम्हारी आज्ञाओं का क्या करूंगा? पालन करूंगा। और यदि तुम मेरे डेवलपमेंट के लिए वर्क नहीं करते हो, तो मैं तुम्हारी आज्ञाओं का पालन नहीं करूंगा। इसलिए मैंने एक दिन क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी था, याद करिएगा, कि आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे? याद आ रहा है? आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे या उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, है कि नहीं? और यदि जैसे मान लीजिए ट्रैफिक रूल है शिवम, तो अगर ट्रैफिक रूल है
तो हम ट्रैफिक रूल को फॉलो क्यों करते हैं? नो प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द ट्रैफिक रूल एंड दैट इज नो फॉलो ऑफ द ट्रैफिक रूल ऑफ स्टेट। अगर ट्रैफिक रूल अगर हमारे जीवन की सुरक्षा नहीं करता है तो हम ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करेंगे। क्लियर? तो अगर ट्रैफिक रूल, तो हम वाई द नीड्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मैन, तो उस समय नीड्स क्या थी हमारी? आप लोग को समझ में आ रहा है? 1947 में द नीड्स ऑफ इंडियन पब्लिक, वाई द नीड्स ऑफ द इंडियन पब्लिक, आपकी नीड्स क्या थी? 1947 की मैं बात कर रहा हूं। द नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी 1947, इन 1947, वाई द नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1947? आज शोषित नहीं है मिस्टर शिवम, आज भी आपके फादर आपका शोषण करते हैं, आज भी आपके बड़े भाई आपका शोषण करते हैं, आज भी समाज का बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति आपका शोषण करता है कि नहीं? आज पुरुष महिलाओं का शोषण करता है कि नहीं? तो इनके लिए 1947 और 2023 का क्या डिफरेंस है? अंग्रेज अगर लॉ मेकिंग नहीं थे तो अंग्रेज 200 वर्षों तक भारत पर शासन कैसे किए? संप्रभुता के साथ। तो अगर प्रभुसत्ता के साथ लॉ मेकिंग नहीं था, इंडिया इज नॉट सॉवरेन स्टेट बट इंडिया इज द कॉलोनियल स्टेट। क्लियर? बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है? बोलिए क्या? अब इसके लिए एक कमेंट लिख लीजिए डॉक्टर अंबेडकर, हिंदी में कमेंट है, थोड़ा सा लिख लीजिए। इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे आपका। संविधान को लागू करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने यह विचार दिया कि इस संविधान को लागू करके हम सामाजिक आर्थिक विषमताओं, सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक आर्थिक विषमताओं से भरे हुए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह संविधान जिस राजनीतिक लोकतंत्र की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज नोन एज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इक्वल टू वन मैन एंड वन वोट। पॉलिटिकल राजनीतिक लोकतंत्र किसे कहते हैं नितिन? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज नोन एज वन मैन एंड वन वोट। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इसका मतलब, एक मिनट अभी मैं आपको क्लियर करता हूं। क्या लिखा? स्थापना करता है, जिस राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, वह राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल और सुदृढ़ होगा जब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। क्लियर? अब इसको पढ़िए और नेचर बताइए कि 1947 में इंडियन सोसाइटी का नेचर कैसा था। इंडियन सोसाइटी का नेचर है सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन या विषमताएं। डिस्क्रिमिनेशन, क्लियर? आर्थिक विषमताएं इक्वल टू लैंड होल्डर सिस्टम। जमींदारी व्यवस्था थी कि नहीं? जमींदारी व्यवस्था में लैंड ओनर some person and maximum person is the landless person। जमींदार लोग थे। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन था कि नहीं? नहीं, अभी भी नहीं समझ। ठीक। एंड अब दूसरा पहलू है ये, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन राइज करूं कि व्हाट इज द डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी क्या है? क्या पढ़ा था? हाँ, इलेक्शन से आएगा। एनिमीज कि जहां पर इलेक्शन होगा वहां पर डेमोक्रेसी होगी। बताइए, जहां पर इलेक्शन होगा वहां पर सिर्फ डेमोक्रेसी होगी? जरूरी नहीं। ठीक। अब थोड़ा सा आपको हम दो चीजें था, डेमोक्रेसी को हम ये दो व्यू है। ठीक। एक शॉर्ट प्रोस्पेक्टिव है, एक लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव। ठीक। एक संक्षिप्त दृष्टिकोण है और एक वाइड दृष्टिकोण। संक्षिप्त दृष्टिकोण का जो शॉर्ट प्रोस्पेक्टिव है वह है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नमेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंट।
क्लियर, सुनिएगा। एंड सेकंड, जो वाइड प्रोस्पेक्टिव है या जो वाइड कंसेप्ट है वह है वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। क्लियर, मतलब समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी का यह कंसेप्ट वाइड कंसेप्ट पर है, वाइड प्रोस्पेक्टस पर चलते हैं। नितिन, हाउ कैन डिफाइन एंड दीज क्लास आर द डेमोक्रेटिक क्लास? तुम कैसे डिफाइन करोगे यहां पर जो लोग बैठे हैं, इस क्लास में जो लोग बैठे हैं, यह क्लास डेमोक्रेटिक क्लास है? हाउ कैन डिफाइन माई फैमिली इज द डेमोक्रेटिक फैमिली? हाउ कैन डिफाइन माई सोसाइटी इज द डेमोक्रेटिक सोसाइटी? हाँ, तो ये डिक्टेटरशिप नहीं होगा शिवम? कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? एक एग्जाम्पल दें आप लोग को, अन्यथा मत लेना आप लोग। दो फादर को देखो, अब उसमें आपके फादर कौन से हैं ये आप लोग डिसाइड करिएगा, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। दो फादर को देखिएगा, क्लियर? एक फादर ऐसा होता है कि जब कुछ उससे कहने जा, चुप रहो, तो तुम क्या कहते? माई फादर इज हिटलर, कहते हो कि नहीं? है, होता है ऐसा। सेकेंड एस्पेक्ट आई, एक फादर या हेड ऑफ द फैमिली ऐसा भी होता है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो परिवार के सभी सदस्यों से मिलकर पूछता है आपका व्यू क्या है, आपका व्यू क्या है, आपका व्यू क्या है, आपका व्यू है। अब तब कहते हो कि माई फैमिली इज द डेमोक्रेटिक फैमिली, कहते हैं कि नहीं? माई फैमिली इज द लिबरल फैमिली, कहते हैं कि नहीं? है कि नहीं? अब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? तो जब सबसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, तो यहां पर क्या चीज है? दो चीजें, फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वलिटी एंड सेकेंड इज इक्वल टू लिबर्टी। फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वलिटी एंड सेकेंड इज इक्वल टू लिबर्टी। यह क्लास लोकतांत्रिक इसीलिए है कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं सभी लोग समान हैं और सभी लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। एंड दैट क्लास इज द डेमोक्रेटिक क्लास। अब समझ में आई बात? ठीक, समाज में रहने वाले सभी लोग अगर समान हो, ठीक, समान हो और सभी लोग स्वतंत्र हों, तब कहेंगे कि भाई सोसाइटी इज द डेमोक्रेसी। इसलिए इलेक्शन इज नॉट कंपल्सरी, इज द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इक्वलिटी एंड लिबर्टी। ठीक, अब सोचिएगा एक सिचुएशन अब आपको और रख रहा है, ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लियर? बहुत एक समझ लीजिए कि इतना बड़ा वाइड कंसेप्ट इस पर चलेगा कि बहुत कुछ प्रूफ करेंगे आप। हम एक ही पॉइंट नहीं प्रूफ कर रहे हैं इस पर, ये समझ लीजिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट होगा सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। ठीक, अभी सेंटेंस अंबेडकर का कमेंट लिखे हैं, means absence of social and economical democracy and there is no establishment of the political democracy. क्लियर? अब इस कंसेप्ट को मैं समझा रहा हूं, इस सिचुएशन को समझिएगा। ये इंडियन सोसाइटी है, ठीक, इंडियन सोसाइटी। और इंडियन सोसाइटी क्या थी 1947 में? इंडियन सोसाइटी इज द ट्रेडिशनल सोसाइटी। क्लियर? ट्रेडिशनल सोसाइटी का मतलब वर्ण व्यवस्था पर था, जाति पर था, धर्म पर था, ये सब बेस। कंजर्वेटिव सोसाइटी, क्लियर? यहां था। एंड द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द कंजर्वेटिव सोसाइटी इज द प्रेजेंस इन इंडियन सोसाइटी इज द अनइक्वलिटी। क्लियर? एंड दैट second part, clear? And it's equal to political system. Clear? Every political system is the representative of society. या political system is the symbol of society. Clear?
political society, political system is symbol of society or social system. Clear? Just like नितिन, अगर मैं ये अपना चेहरा इतना काट दूं, इतना काट देता हूं, तो मुझे डिफाइन कर सकते हो कि ये बॉडी मेरी है? नहीं कर सकते. एंड दैट फेस इज द सिंबल ऑफ बॉडी. क्लियर हो गया? फेस इज द सिंबल ऑफ बॉडी. क्लियर? समझिएगा थोड़ा सा. इस पॉलिटिकल सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली ये थॉट है प्रोफेसर रजनी कोठारी का, जो ये पूरा कंसेप्ट बताते हैं. तो ये रजनी कोठारी के थॉट पर ही हम अंबेडकर के थॉट को ला रहे हैं इस बार. इस पॉलिटिकल सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने कर. क्लियर? अभी बोले ना कि विदाउट अब्सेंस ऑफ विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम. यानी बिना संविधान के राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना संभव नहीं है. इसलिए अगर राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करनी है, किसी भी राज्य में अगर राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करनी है, जैसे मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो लोड किया है, व्हाई द नीड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन स्टेट, देखा ना? यानी मीन्स कि उस स्थिति में मैं यही कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं आप लोग को कि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम. यानी किसी भी स्टेट के लिए पॉलिटिकल सिस्टम का होना बहुत जरूरी है. एंड absence of political system there is no establishment of peace and security in state society. किसी भी समाज में अगर राजनीतिक व्यवस्था नहीं है तो कानून का शासन नहीं होगा. कानून का शासन नहीं होगा, और जब कानून का शासन नहीं होगा तो समाज में शांति नहीं होगी, सुरक्षा नहीं होगी. तो व्यक्ति अपना विकास करेगा कैसे? व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है कि कानून का शासन हो, है कि नहीं? ठीक. अब पॉलिटिकल सिस्टम, without constitution there is no establishment of the political system. And political system, Indian political system is the establishment of political democracy. Clear? Political democracy is known as one man and one vote. Clear? One man and one vote. And democracy is the important character of the democracy is the इक्वलिटी एंड लिबर्टी. क्लियर? अब सुनिएगा, भारत का संविधान भारत के सभी लोगों को मताधिकार का अधिकार देता है. देता है. तो क्या यह अधिकार देते समय संविधान जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करता है? नहीं करता. यानी मीन्स इक्वलिटी तो मिल गई. क्लियर? इक्वलिटी मिल गई ना. और इसका यूज अपनी व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कर सकता है. क्या मिल गया? लिबर्टी भी मिल गई. तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो एस्टेब्लिशमेंट हो गई. ठीक. थोड़ा सा आप पेन देना, तीन चार पेन दो. क्लियर? ये इंडियन सोसाइटी है. क्लियर? डिस्क्रिमिनेशन है. अब ये पॉलिटिकल सिस्टम, दैट इज ए सिस्टम, एस्टेब्लिश हो रहा है. हो रहा है. अब सुनिए, इक्वल सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी एंड दैट पॉलिटिकल सिस्टम. क्लियर हो गया? अंबेडकर का कमेंट अब पढ़िए, अब कंसेप्ट उठाइए. क्लियर? समझ में आ गई बात? सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी. ठीक. कोई भेदभाव नहीं. तो अब सिचुएशन आइएगा थोड़ा सा. सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी. सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी. क्लियर? आर सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी एंड लिबर्टी. क्लियर? अभी मैंने बताया था कि द वाइड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी
नोन एज इक्वलिटी एंड लिबर्टी। तो मैंने डेमोक्रेसी की जगह पर क्या यूज कर लिया, ठीक। अब शिवम ये क्या है, सोशल मीन्स सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र क्या है, रिचा समझ में आ रहा है? सामाजिक, व्हाट इज द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, बोलिए। प्रत्येक व्यक्ति का गरिमा का एक महत्व होगा। अगर इतना ही गरिमा का है तो एक फादर या समाज का है, जो शैतान व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति की गरिमा का महत्व क्यों नहीं देता है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? अरे यार क्या क्यों ये चीज है आपकी डीपीएसपी पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं उन नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। समझे कि नहीं? अब समझ में आया? दूसरा, अगर अब यहां पर अगर आते हैं इस जगह पे, ये कंसेप्ट लेके आते हैं, ये आपका न्यू इंडियन सोसाइटी हो गई, न्यू इंडियन सोसाइटी हो गई, क्लियर। और ये आपका कंजर्वेटिव सोसाइटी है। तो यहां पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रोल ऑफ सोशल चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान समाज में परिवर्तन के रूप, सामाजिक परिवर्तन के रूप में इसकी भूमिका का विश्लेषण करें तो हो जाएगा कि नहीं? क्यों शिवम? अब तीसरा पहलू आई, कंसेप्ट समझना है। विदाउट इक्वलिटी एंड लिबर्टी देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिटी, इंटीग्रेशन एंड फ्रेटर्निटी, क्लियर। बिना समानता के, बिना स्वतंत्रता के क्या समाज में एकता, अखंडता, बंधुत्व की स्थापना हो सकती है? बोलिए। एकता, अखंडता, बंधुत्व क्या है? अरे प्रस्तावना है यार, डायमेंशन समझ में आ रहा है कितना है? और प्रस्तावना क्या होता है? उद्देश्य होता। इसलिए अब तीसरा डायमेंशन मैं उठा रहा हूं, जो तीसरा डायमेंशन जो एकदम करंट है, जो आपसे पूछा जाएगा, क्लियर। 1950 में इन द नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी और द सोशल एंड इकोनॉमिकल बेस्ड सोसाइटी आर द कंजर्वेटिव सोसाइटी, क्लियर है। 1950 का जो संविधान हमारा समाज था, जिसमें हम संविधान को लागू किए, उस संविधान को लागू करने के बाद सामाजिक आर्थिक विषमताएं विद्यमान थी, जैसा अंबेडकर का कमेंट है। ये विषमताएं आज भी हैं नितिन, है कि नहीं? हाँ और ना, और नो। अगर है, द फेल्योर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज नो अचीव ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन बनेगा यहां पर, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन बनाएगी कि जिन उद्देश्यों को लेकर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, क्या वह उद्देश्य भारत की संविधान आधारित राजनीतिक व्यवस्था ने पूरा किया है? अब आप डिफाइन कीजिए। ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको, किताब में नहीं मिलेगा। कंसेप्ट अगर ये है तो आप क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर। क्वेश्चन तो इसी तरह से यूपीएससी तो यूपीएससी तो इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा। शिवम बताइए, अगर आज भी भारतीय समाज में संविधान के लागू हुए 72 साल बीत चुके हैं और फिर भी भारतीय समाज में सामाजिक आर्थिक विषमताएं हैं, तो जिन उद्देश्यों को लेकर भारतीय संविधान का हम निर्माण किए थे, वह उद्देश्य पूरा कहां हुआ? और अगर उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो भारतीय संविधान जिस राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करता है, वह राजनीतिक व्यवस्था स्टेबल कहां होती है? क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि नहीं? बताइए। अब इसका जवाब है कि जिन उद्देश्यों को लेकर हम संविधान का निर्माण किए थे, वह उद्देश्य भले ही हम पूरे तरीके से प्राप्त न किए हों, लेकिन यह भी हम नहीं कह सकते कि हम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्ण एब्सोल्युटली फेल्योर है। रीजन यह भी हो सकता है
कि हम कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल सिस्टम के जो ऑब्जेक्ट थे इसलिए पूरा नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड, ठीक। और इस लिमिटेड रिसोर्सेज के माध्यम से हमें भारतीय समाज को एक बदलना था। और यदि संविधान के लागू हुए 72 सालों की पोजीशन की स्थिति को देख ले तो 1950 में जो सामाजिक आर्थिक विषमताएं थीं वह सामाजिक आर्थिक विषमताओं में आज कमी आई है। सामाजिक आर्थिक विषमताएं पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं, यह भी है, लेकिन उसमें क्या है, कमी आई। इसलिए भारत का संविधान जिन उद्देश्यों को लेकर, जिन लक्ष्यों को लेकर इस संविधान का निर्माण किया गया, वह उद्देश्य अगर पूर्णतः प्राप्त नहीं किया गया करता है तो यह भी कहा जा सकता है कि यह उद्देश्य अगर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्णतः असफल भी नहीं रहा, बल्कि अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से भारत अपने उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा जिन उद्देश्यों को लेकर भारतीय संविधान का क्या किया गया, निर्माण किया गया। और यही रीजन है कि भारतीय समाज में पाई जाने वाली जो सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन थी उसमें कमी आई है और धीरे धीरे इसमें कमी आ रही है। और इस कमी के कारण भारतीय समाज में एकता भी है, अखंडता, और यही स्थिति है जिसके कारण भारतीय लोकतंत्र आपका मजबूत हो रहा है और इस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप भारतीय लोकतंत्र को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। इंडियन डेमोक्रेसी इज नोन एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? ये अब एक पॉइंट मैंने उठाया, कितने डायमेंशन आपको बनेंगे। आपका नाम क्या है? राज राठौर, है कि नहीं? इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट को बिल्डअप करना है। अब समझ में आ रहा है ना? रट के तो कुछ होने वाला नहीं है। क्यों रट के कुछ होने वाला है लग रहा है आप? और जिस बुक को आप प्रिफर कर रहे हो वो बुक काम करेगी अब। ठीक। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह कॉन्स्टिट्यूशन आपका पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, यानी इस्टेब्लिशमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक। और जिस पॉलिटिकल सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन करता है उसी कॉन्स्टिट्यूशन, वही कॉन्स्टिट्यूशन उस पॉलिटिकल सिस्टम को आपको, अब जैसे मैंने एक कंसेप्ट यहां पर अब बताया, अब थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। ठीक। इस कंसेप्ट को समझ लीजिए कि पॉलिटिकल सिस्टम इज द सिंबल ऑफ सोशल सिस्टम। ठीक। एंड फेस इज द सिंबल ऑफ माई बॉडी। क्लियर? नितिन, पेट में दर्द हो रहा है तो उसका प्रेजेंटेशन आपके चेहरे पर क्यों आता होता है कि नहीं? दिमाग से कनेक्ट है। तो दिमाग को घर से कनेक्ट कर दो तो घर पर दिखाई पड़ेगा, दिमाग को किताब से कनेक्ट कर दो तो किताब पर दिखाई पड़ेगा, मॉनिटर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस शरीर के अंदर जो भी एक्शन होगा वह हमारे फेस पर दिखाई पड़ेगा। इसलिए इस सोसाइटी में जो भी रिएक्शन एक्शन होगा वो पॉलिटिकल सिस्टम पर आएगा। इस समाज में जाति के आधार पर संघर्ष हो, इस समाज में धर्म के आधार पर संघर्ष हो, उसका इंपैक्ट पॉलिटिकल सिस्टम पर पड़ेगा। इसलिए इसका इंपैक्ट इस पर पड़ता है और इसका इंपैक्ट, इसलिए जिसे हम जाति का राजनीतिकरण कहते हैं वह जाति का राजनीतिकरण न होकर राजनीति का क्या हो जाता है? जातिकरण, है कि नहीं? तो ये स्थिति है। इसलिए अगर अंबेडकर को एनालाइज किया जाए, अंबेडकर के विचारों को अगर देखा जाए, अंबेडकर की स्थिति का अगर विश्लेषण हम करते हैं तो उसका इंपैक्ट है, उसकी सिचुएशन है। और अंबेडकर एक बहुत महान राजनीतिक विचारक थे, एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। अंबेडकर की महानता बहुत थी, और जब अंबेडकर की महानता बहुत थी या अंबेडकर की स्थिति बहुत थी तो उन्होंने भारतीय संविधान का जो स्थिति डेवलप किया, भारतीय संविधान की स्थिति को लेकर जो एनालाइज किया, वह स्थिति
काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए यह कह देना कि हम अपने जिन उद्देश्यों को लेकर हम इस संविधान का निर्माण किए, वह उद्देश्य वह संविधान अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्णतः असफल रहा, ये गलत। क्यों? 1950 दैट इज द लिमिटेड रिसोर्सेज इन इंडिया, है कि नहीं? बहुत सीमित संसाधन थे हमारे पास, और सीमित संसाधन का रीजन ये था कि बहुत लंबे समय तक हम ब्रिटेन के कॉलोनीज थे, और कॉलोनीज का एक मेन ऑब्जेक्ट होता है एक्सप्लॉयटेशन, है कि नहीं? एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करना उनका मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो इन स्थितियों को ले ले, या इन स्थितियों के आधार पर अगर हम एनालाइज करते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्ट या अपने उद्देश्यों को अचीव करते हैं। ठीक, अब एक स्थिति और मैं आप लोगों से बात करूं, आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या होगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी स्थिति यही है। इसके लिए जरूरी है कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास क्लियर। इस PYQ से जो टॉपिक चलेगा, आपका जो टॉपिक चल रहा है, उसे आप देखिए कि लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चन आए और आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे। ठीक, अगर PYQ से अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन सही दिशा में चल रही है, समझे? और हाँ, ये चीज हो सकता है, ये सिचुएशन मानी जा सकती है कि PYQ के देखने से, PYQ को देखने से क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, लेकिन हम लिख नहीं पा रहे हैं, उसका आंसर जवाब नहीं। तो ये स्थिति कि हम लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में मुझे लिखना क्या है, इसका मतलब है कि आपको रिवीजन और राइटिंग स्किल पर क्या करना होगा, काम करना पड़ेगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस दिमाग की जो डाइट है, यानी इस पेट की जो डाइट है, वो पिज्जा बर्गर रोटी चावल है, लेकिन इस दिमाग की जो डाइट है वह है रिटन वर्क, फिजिकल वर्क। जितना आप लिखेंगे, जैसे जस्ट लाइक एक क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, क्लियर? और इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम लिखिए और 5वीं बार लिखिए, देखिए आपके आंसर में सिस्टमेटिक या आपके आंसर सीक्वेंस होते हैं कि नहीं। लेकिन होता क्या है कि आप लोग लिखने से पीछे भागते हैं। आप लोग जो नोटबुक रखे हैं, ईमानदारी से आप बताइए कि इस नोटबुक का यूज करके 1 साल अपनी पढ़ाई पढ़ के इस नोटबुक को अपने से लिख के भर देते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग क्या है, आपकी सोच क्या है? आपकी सोच यह है कि रट लो, और जब लिखना आएगा, जब लिखने को होगा, लिख तो लूंगा ही। क्यों स्टूडेंट या सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट हैं वो टेस्ट सीरीज को क्यों ज्वाइन कर? लिखने की शैली आ जाए, ठीक है? और लिखने का जो अस्त्र है, लिखना जो राइटिंग जो है, वह राइटिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि लिखते समय आपका जितना कंसंट्रेशन होता है उतना कंसंट्रेशन पढ़ते समय नहीं होगा, है कि नहीं? इसलिए सोशल सिस्टम में, सोशल ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट हैं और साइंस, जैसे मैथ है, मैथ ऑप्शन रात भर आप पढ़ते रहते हैं, नींद इसलिए नहीं आती है क्योंकि यहां पर माइंड भी काम करता है और फिजिकल वर्क भी काम करता है, दिमाग भी काम करता है, फिजिकल वर्क। जिसका साइंस का बैकग्राउंड होगा वो पूछिए उनसे कि वे रात भर अगर मैथ लगा रहे हैं या मैथ हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, तो उनको नींद नहीं आ सकती। लेकिन ऐसा क्या रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री या अदर्स ज्योग्राफी के सोशल एक पेज पढ़ने के बाद आपकी नींद आ जाती है? ऐसा तो नहीं है। अगर तुम्हें नींद नहीं आती तो नींद तो उसे नहीं आती जो पागल होता है।
क्या उस कैटेगरी में आ गई है तुम? क्या हम उसको मान लें? उसको हम मान लें? इंटरेस्ट। तो सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि अगर आपका यूपीएससी या सिविल सर्विस में इंटरेस्ट नहीं होता तो आप आए? आप इंटरेस्ट है तभी तो आपको खींच के लाया, आप आए हैं। या क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज, ऑब्जेक्ट और वर्क, ऑब्जेक्ट एंड वर्क, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वर्क? नितिन, शिवम, ऑब्जेक्ट एंड वर्क में रिलेशन क्या है? कार्य और उद्देश्य का संबंध क्या है? हाँ, एंड मीन्स विदाउट ऑब्जेक्ट नो डूइंग एनी वर्क, यानी बिना उद्देश्य के कोई वर्क नहीं कर सकते। पढ़ना क्या है? कार्य। उद्देश्य क्या है? सफलता, यूपीएससी। ठीक। ऑब्जेक्ट हैज बीन डिसाइड वर्क आर सक्सेस आर फेल्योर। ऑब्जेक्ट इज द मेजरमेंट इशूज ऑफ द वर्क। ठीक। जिन उद्देश्यों को लेकर आप पढ़ रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, अगर वह उद्देश्य पूरा हो गए तो कहोगे ना कि मेरा कार्य क्या है? सफल हो। और जिन उद्देश्यों को लेकर आप कार्य कर रहे हैं वे उद्देश्य, इसलिए एक गवर्नमेंट ऑफिस में एक स्लोगन लिखा गया था और उस स्लोगन ने मुझे इतना इंपैक्ट डाला। जानते हो नितिन क्या लिखा था? असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरे मनोयोग से प्रयास किया ही नहीं गया। यानी सफलता के लिए जितनी आपकी जरूरत थी, कैलिबर थी, जितना आपको जरूरत थी, उसके लिए प्रयास ही नहीं किया गया। अब जो भी कहा हो, मैं विवेकानंद कमेंट नहीं जानता हूं, मैं उस गवर्नमेंट ऑफिस में लिखा हुआ था जिसमें ये कमेंट, तो कहीं ना कहीं कमी तो रहती है। इसलिए अपने अंदर इतना जुनून पैदा कर दीजिए कि सिलेक्शन हो जाए। और एक चीज मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर ईमानदारी से 5 to 6 आवर पर डे एंड 1.5 year आप पढ़ते हैं, आई एम गारंटेड यू आर द सेलेक्टेड इन यूपीएससी या पीसीएस। ये हो सकता है कि 2023 में ना हो, 2024 में होगा जरूर, ये निश्चित। क्योंकि अभी आप देखे हैं ना डायमेंशन कैसे कैसे चल रहे थे। ये डायमेंशन की सोच थी कभी कि इतने कंपैरेटिव ढंग से इसको सोचा जाए। नेक्स्ट कल का जो टॉपिक होगा आपका वह होगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान व संवैधानिकता। ठीक, क्लियर? तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, फिर कल बात करते हैं।